नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज का मुद्दा बहुत सरल है। एक बार जब जनता ने आपको चुन लिया, चाहे वो आपको वोट कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको संविधान पढ़ लेना चाहिए। संविधान ये कहता है सरकार की नीति, जो दिशा है, जो सोच है, वो सबके लिए एक सरीकी हो जाती है, यानी देश को आगे ले जाने वाली। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, दिल्ली में नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन बिहार में अभी भी बयान बहादुरों की बहार है। बवाल मचा हुआ है बयानों का। मैं सबसे पहले आपको एक बयान सुना देना चाहती हूं। भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, और कितना वक्त है, अभी 1.25 साल करीब बाकी है, लेकिन उसकी जो पटकथा है चुनाव के माहौल की, वो अभी से ही हर कोई अपने अपने सियासी रंग में लिख देना चाहता है। हर किसी को अपने वोट बैंक के नफा और नुकसान की चिंता नजर आ रही है, ताकि वो वोट बैंक उनके साथ सधा हुआ, चिपका हुआ नजर आ सके। सबसे पहले आपको एक बयान सुनवाती हूं और फिर आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है, पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का, आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं, आइए, चाय पीजिए, खाना खाइए, मिठाई खाइए, लेकिन काम की बात मत कीजिएगा, मैं आपका काम नहीं करूंगा। अब इस बात को एक और शख्स ने आगे बढ़ाया। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद को आपने सुना। यादव और मुसलमानों पर बयान देने वाले ये इकलौते सांसद होते चल जाता, लेकिन बिहार से ही एक और सांसद, उनको भी आप सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे। चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सबके लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? तो ये गिरिराज सिंह है, बिहार के बेगूसराय से सांसद है और केंद्र में टेक्सटाइल मंत्री भी है। गिरिराज सिंह अगर यहां रुकते तो समझ में आता। वो ये भी बता रहे हैं कि देखिए, सोच विचार में ग़ज़वाए हिंद भी आ जाता है। मुसलमान वोट पर बीजेपी ने जैसे ही जेडीयू का समर्थन किया, मैदान में आरजेडी को आना था, लेकिन गिरिराज सिंह जो ग़ज़वाए हिंद की बात कर रहे हैं, उसे भी सुनिए। अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है, जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में ग़ज़वाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात। ये डर है या फिर कुछ और, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मामला सियासी था तो सियासी दल एक बार फिर मैदान में कूदे। गिरिराज सिंह के बयान के बाद आरजेडी ने कमान संभाली। तेजस्वी के विधायक इजराइल मंसूर जो है, वो ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो काम जेडीयू नहीं करवाएगी, उसे हम करवाएंगे। जिन लोगों के बारे में कहा गया है, कुशवाहा हो, यादव हो, मुस्लिम हो, चाहे सूरी समाज के लोग हो, ऐसा नहीं है कि कोई किसी का भाग्य भी जाता है। वैसे तमाम जनता से हम क्या कहना चाहेंगे कि जो काम आप उनसे महसूस करते हैं, वह काम मेरे यहाँ आए, मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये सब क्यों हो रहा है? 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से 2024 में वोट बैंक बटा। सीएसडीएस की जो रिपोर्ट है वो हमने पढ़ी, और उसके मुताबिक हिंदू अपर कास्ट ने एनडीए के पक्ष में 60% के आसपास जो है वोट किया है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 21% और अन्य के पक्ष में 19%। जो अदर बैकवर्ड कास्ट है 53% एनडीए के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 30%, अन्य के पास ये 17 गया है। आदिवासी जो हैं वो 51% एनडीए के पास और 41% जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है, और बाकी के खाते में 8% है। अब मुसलमानों की बात कर लीजिए और इसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे पिक्चर क्या है। सिर्फ 10% एनडीए के खाते में गया है मुसलमानों का वोट, 65% इंडिया गठबंधन और 25% अन्य के खाते में गया है।
अन्य का जो वोट बैंक है मुसलमानों को लेकर वो ज्यादा है। एनडीए के पास 10% है और इसी वजह से आप देखिए कि आज जेडीयू के सांसद भी ये कहते हुए नजर आते हैं, बीजेपी के सांसद गिरिराज भी यही कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या संविधान ये इजाजत देता है? ईसाई देख लीजिए 28% एनडीए गठबंधन को, 32 इंडिया गठबंधन को और 40 जो है वो अन्य के खाते में गया है। लेकिन यहाँ अगर आप ईसाइयों को देखें तो ठीक ठाक आपस में बटे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की पिक्चर अलग नजर आती है। सिख 11% एनडीए को, 2% इंडिया गठबंधन को और 57% जो है वो अन्य के खाते में यहाँ पर 2024 लोकसभा में इनका वोट गया है। और किन किन का, एक बार फिर से आप ये तस्वीर खींच लीजिए ताकि आपके जहन में ये बात बनी रहे। 10% मुसलमान महज एनडीए को वोट करता है और 65% इंडिया गठबंधन को वोट करता है। जिस बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासत शुरू हुई है, उस बिहार से लगते हुए उत्तर प्रदेश और बंगाल और तीनों ही स्टेट में जो मुस्लिम वोट्स हैं या मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत अच्छी खासी है। सीएसडीएस लोक नीति के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए को सिर्फ 2% मुसलमानों ने वोट किया, इंडिया गठबंधन को 92% ने वोट किया और अन्य के खाते में 6% मुस्लिम वोट गया है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो 12% एनडीए को गया, 87% मुसलमानों ने, 87% मुसलमानों ने आईएनडीआईए को वोट किया है, इंडिया अलायंस को वोट किया है और बाकी के खाते में आप देख लीजिए 1% आ रहा है। अब बंगाल लेकर चलती हूं। बंगाल में बीजेपी अपने दम पर लड़ी तो बीजेपी को 7% मुसलमानों ने, लेकिन टीएमसी को 73% मुसलमानों ने वोट किया है और अन्य के खाते में 20% गया है, महज 7% बीजेपी। अब सवाल यह है कि मुस्लिम और यादव पर इतनी खींचतान आखिर क्यों हो रही है? दरअसल बिहार में यादव वोट करीब 16% है, मुसलमान वोट 14% है, कुल मिलाकर दोनों 30% के आसपास और लड़ाई इसी 30% वोट बैंक को लेकर है जो विधानसभा चुनावों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी पर आज गूंज में जो खास पैनल जुड़ गया है उनसे आपका तारुफ करवाती है और डिबेट की करते हैं शुरुआत। जो खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आप जानते हैं ये मसला शुरू कहां से हुआ? ये मसला शुरू हुआ था जेडीयू के सांसद के बयान की तरफ से। तो हमारे साथ अभिषेक झा हैं, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ स्टूडियो में नजर आ रही है सुबही खान। मुसलमानों का पक्ष रखती हैं, बहुत सारे मामले पर रिसर्च कर चुकी हैं। तो सुबही खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी से शक्ति सिंह यादव साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं आरजेडी के, उसमें अग्रिम पंक्ति में आते हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तस्लीम अहमद रहमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा मैंने कहा सुबही खान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो कि राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, इस बयान के क्या माने हैं? क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए की तरफ से क्या कहा गया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि वोट नहीं दिया तो काम क्यों मांग रहे हो? देखिए, उनके बयान के आशय को समझना बेहद आवश्यक है रूबिका जी, और लोग अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। देवेश चंद ठाकुर जी ने जो बयान दिया है उसमें उनका मतलब यही है कि कोई निजी काम नहीं करेंगे। सार्वजनिक काम करना सांसद की जवाबदेही है, निजी काम करना सांसद की जवाबदेही नहीं होती है। और सरकार कोई योजना लाती है तो जाति धर्म देखकर नहीं लाती है। हाँ। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, वो तस्वीर आप देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगी कि देवेश चंद ठाकुर जी की ये घर पे लगी हुई तस्वीर है और जिस तरह की उन्होंने हमेशा राजनीति की है उसका द्योतक है ये तस्वीर। हमेशा उन्होंने हर समाज, हर धर्म के लोगों के लिए काम किया है। हाँ। और कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। उनके मन की एक पीड़ा थी, व्यथा थी। नहीं, पीड़ा में जब हमने सबके लिए काम किया तब पर्सनल काम एक जहर है ना, एक जहर है। पर कौन सा पर्सनल काम? कौन सा पर्सनल काम? कौन सा शादी ब्याह करवानी होती है, रंगाई पुताई करवानी होती है? आपको बता, क्या पर्सनल काम होता है जो मना कर रहे हैं जेडीयू के साथ? वो करते आए हैं। देखिए रूबिका जी, हो सकता है कि शायद उनकी कार्यशैली के विषय में आपको जानकारी ना। मैं पहले ये तस्वीर आपको दिखा दूं। इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा उनके घर के
में लगी हुई ये एक चिन्ह है जिसमें ओम की भी तस्वीर है और इस तरह से अरे मुस्लिम वो तो कम्युनिटी के गिरिराज लिए जो सिंह चिन्ह कह होते चुके हैं हैं वो सब कुछ अभिषेक लगा जी, हुआ है। मुझे उन नहीं, वो देखिए, कितना नहीं, काम ठीक है, मैं किसके आपको लिए दिखा रहा करते हैं हूँ वो मुझे चीज़ें उससे ना, मतलब मैं नहीं सुन है। लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ एक सांसद होने के नाते वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करना चाहेंगे? भाई अगर उनको एक हिंदू के लिए करना है तो मुस्लिम के लिए भी करना है, सिख के लिए भी करना है, ईसाई के लिए भी करना है। वो कौन सी पीड़ा है जिसका सरकारी इशारा वो योजनाएं कर जब रहे आती हैं? हैं तो सबके लिए आती हैं भाई, क्यों नहीं उनकी पीड़ा उनकी व्यथा उन्होंने अपने शब्दों से अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर बयां की कि जब उस कम्युनिटी के लिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक वहाँ खानवा मदरसा है, वहाँ जब कुछ असामाजिक तत्व थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन्माद फैलाया और बहुत तनाव की स्थिति पैदा होती थी, तो देवेश चंद्र ठाकुर जी पहल करके हमेशा से उनकी जवाबदेही हो कि ना हो, वो सांसद उस इलाके की हो कि ना हो, उन्होंने हमेशा सबके लिए काम किया है। जब वो कोई सामूहिक काम करते थे, चाहे वो विवाह की नहीं बात तो आप हो एंडोर्स या कर इसके रहे अलावा हैं बहुत सारे अभिषेक ऐसे जी, आप काम एंडोर्स होते थे, कर वो रहे सब कुछ हैं करते थे वो। कि जेडीयू के सांसद ने जो ये बात कही है वो सही हमने कही क्या है। कहा? जेडीयू के सांसद के बात के आशय को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। जेडीयू के सांसद महोदय ने कहा सर, है यहाँ आप कि कोई वो CBSE सार्वजनिक का काम सबका पेपर थोड़ी करेंगे, देने अगर बैठे वो हुए हैं। सांसद सबके हैं कि तो कवि मसला के है। कहे की व्याख्या कीजिए। अरे कवि की कविता कुछ भी हो, मैं कह रही हूँ संविधान जो चीज की इजाजत नहीं देता है उसको आप ऐसे एंडोर्स कैसे कर सकते हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी काम के लिए मत आइएगा, क्या मतलब है संविधान इसका? ने एक सांसद को नहीं भाई, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ ना। संविधान ने एक सांसद को जवाबदेही दी है कि अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना, अपने जो फंड है उससे विकास करना, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ला करके विकास और करना, संविधान ये भी सिखाता है अभिषेक झा कि और वो काम आप करेंगे धर्म देवेश के चंद्र आधार ठाकुर पर जी। वो काम किसी करेंगे तरह देवेश की चंद्र ठाकुर जी। कोई भी ऊंच नीच नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जब आप कह रहे हैं आइए खाइए पिए, आइए मिठाई खाकर चले जाइए, पर काम कहने को मत कहिएगा। शक्ति यादव जी, अभी कोई भेदभाव नहीं है। ओके। निजी और सार्वजनिक कामों का अंतर समझिए नहीं रुबिका सर, जी। बयान देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कई लोगों को अपने क्षेत्र में हजारों हजार की संख्या में लोगों को टीएमएच अस्पताल क्या उन्होंने मुंबई में कहा आप कि जानती मैं हैं। निजी काम नहीं करूंगा? सुनाइए क्या कह रहे हैं जेडीयू के सांसद, और उसके बाद शक्ति सिंह यादव साहब। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। शक्ति यादव, सुना आपने? मेरे मैं यहाँ आपका काम अरे- नहीं करूंगा। आप आइए, आपसे संबंध मेरे बने रहेंगे, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये अभिषेक जी के मुताबिक अब तक उन्होंने जितना काम किया उसका फल उनको वोटों के जरिए नहीं मिला। रुबिका जी, किसी प्रवक्ता को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है जब ऐसे सवाल किसी पार्टी के नेता के द्वारा सामने आ जाता है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी विधान परिषद के उच्च पद पर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, और इनके ये कटीले और जहरीले जो भाव हैं, इसका जो प्रकटीकरण खुल करके सामने आया है, ये समाज में नफरत थोड़ा घोलता है। आप शपथ लेते हैं कि राग द्वेष से रहित होकर के हम काम करेंगे। लोकतंत्र में वोट मिलता है, कई लोगों का कम बेश सबका मिलता है। आज इंडिया गठबंधन को बिहार में 40% वोट अगर प्राप्त हुआ है तो वो सब जाति धर्म और मजहब के लोगों का है, औरत मर्द सबों का है। हम सबका सम्मान करते हैं। अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम किसी को अपमान करें, ये अधिकार हमको नहीं है। और आप जब संवैधानिक मर्यादाएं हैं वो उसको भी आपने तोड़ा है। आप शपथ के पहले अपने शपथ तोड़ा है, यह एक बड़ा आरोप है। और ये मामला बनता है योग्यता पर, क्या आप उसको धारण करने योग्य है कि नहीं है। आप शपथ लेते हैं राग द्वेष से रहित होकर के, ईश्वर की शपथ लेते हैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शपथ के पहले अपने शपथ को तोड़ते हैं। तो ये गंभीर सवाल है। इन सवालों को निश्चित तौर पर लेनी चाहिए गंभीरता से उन सभी संस्थानों को जो संस्थानें इन विषयों को समझती है। सवाल नंबर 1। लेकिन सवाल शक्ति नंबर जी, 2 ये आरोप सामने तो वो आप है पर लगा रहे इन्होंने हैं सिर्फ कि जाति की जातिवाद बात आपने फैलाया, प्लीज वो सुना तो जाए। सबका साथ सबका विकास की बात सुन लीजिए, करते एक थे। बात यादवों को एक तरफ सुनिए, आपने अरे किया, भाई, एमवाय अरे गठबंधन आपने नारा किया। रुबिका जी सुनिए, तो नारा तो किसी को गढ़ने आता है। देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयानों को जो संपुष्ट कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। तो गिरिराज सिंह जी की भाषाई आतंक सबको पता है। वो नफरती बात करते हैं, उनके कपड़े की नाप इन दिनों छोटा पड़ गया है, वो सिर्फ नफरत की बात करते हैं। रहा सवाल दूसरे की, हम एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहते हैं,
जो लोग सिर्फ यादव मुसलमान, कुशवाहा की चर्चा उन्होंने की है, आप आधे दिखाया है आपने। कुशवाहा जाति पिछली जो मजबूत जातियां हैं बिहार के अंदर में, उसके संदर्भ में इनके कटीले भाव आए हैं, जहरीले भाव आए हैं, जो कहीं ना कहीं किसको कई क्षेत्रों में नहीं मिलता है, कई लोगों को कम मिलता है, लोग हिचकिचाते हैं। ये भाव और वो ये कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो एक विशेष जाति थी जिसको सबसे आगे बढ़ावा दिया जाता था, वही थे जो करते भी थे, करवाते भी थे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो अलग अलग पद हो, चाहे वो जमीन पर किसी का मालिकाना हक हो। अच्छा रूबिका जी, आप तो सजग पत्रकार एंकर हैं, 3 बातें बताइए। हाँ। जाति गणना के जो सर्वे आए, सर्वे रिपोर्ट आए, उसमें कौन किन किन जातियों में नौकरी कितनी, सब बात सामने आ गया। 1 पॉइंट कुछ ही तो है यादव समुदाय का, उसमें कुछ ज्यादा रद्दोबदल नहीं है। आज की तारीख में जो आपने करवाया है और बरसों बरस पहले जो जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं रूबिका जी, खंड खंड में मेरी बातों को नहीं सुनी जाए। रूबिका जी, खंड खंड में आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब पूरी बात आपने निर्बाधता के साथ, नहीं निर्बाधता के साथ आपने जिनको सुना है हमें भी सुनिए। हमने एक लाइन में कहा कि आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं। कोई लोग कहता है मनबढ़ू और मनचलो लोग कहाँ है? पूरे चुनाव के अंदर में एक इंडिया गठबंधन का एक नेता का बयान बताइए जहां पर जातीय उन्माद की बात कहीं खुल करके आई है। सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलेगी और चलते ही रहेगी। एनडीए लीडर है अभिषेक झा, एक नेता बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बताइए, एक नेता का नाम बता दीजिए, एक नेता का नाम बताइए चुनाव के दौरान में। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिहार को जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद की राह में धकेलने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो राजद को जाता है। वो दौर हर किसी को याद है जब भूरा बाल साफ करो का नारा दिया जाता था। इस तरह की स्थिति हो चुकी थी बिहार में सवर्णों की। इन्होंने अगड़ा पिछड़ा करके और खास समुदाय के लोगों को आगे करके जिस तरह का तनाव बिहार में पैदा किया था, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है, कोई इस बात को नहीं भूला है। इसलिए आज भी जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग किसी भी तरह की बातें करते हैं, अभिषेक जी वो ये कह रहे हैं इन चुनावों की बात बताइए ना, तेजस्वी जो करना पड़ता है 2024 की बात बताइए ना। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। रामचरितमानस पर मैं दूंगी मौका, मैं आपको जवाब देता हूँ। 2024 रामचरितमानस पर कौन इस तरह के बयान देता है? अगड़ू के विषय में कौन इस तरह के बयान देता है? रामचरितमानस को या धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किस पार्टी के नेता बयान देते हैं? अरे भाई, इनके अरे याद है ना आपको? जैसा रुकिए, मेरे 2 और मेहमान बाकी है। जैसा रुकिए, अब जवाब लेने दीजिए। इनके जगदानंद जी वो याद दिला दिया रामचरितमानस। पार्टी खड़ी है हमारे नहीं मिथ्या आरोपों को, मिथ्या आरोपों को आपने पहले अपने ग्राह कर है। हमारे समय में लालू जी के समय में सीताराम सिंह से लेकर रघुवंश सिंह से लेकर रूपनारायण झा से लेकर बैजनाथ पांडे से लेकर के गिरिजा देवी, सारे अखिलेश सिंह, सारे लोग हमारे अगड़े जाति के लोग थे जो नेतृत्व करते थे हमारे दल के अंदर में, बड़े पदों पर थे। इनके यहाँ संख्या जुटती नहीं है जितना हमारे समय में काम करते थे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हमने हमें ये बता दीजिए ना कि भाई बुरा बाल साफ करो का नारा क्यों दिया? हमारे दल के अंदर में या किसी मेरे गठबंधन के अंदर में बुरा बाल साफ करो का नारा क्यों दिया? अरे जातीय रंग की रंग, अरे काउंसिल में सभापति रहते हुए आपने नरसंहार आपको याद होगा, जातीय लोगों को आपने काउंसिल में नामित किया। इसके बिहार जिस तरह से जातीय उन्माद में धकेला गया। ओके, दोनों रुक जाइए, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है? आप दोनों, आप शक्ति यादव जी, अभिषेक झा जी, 2 और मेहमान, सुबही खान, सुना आपने यहाँ पर, ये तो पॉलिटिकल बहस हो गई। लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, एनडीए को वोट नहीं किया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये CSDS की रिपोर्ट सामने आ गई है। अब तर्क ये है कि जब आप वोट नहीं देते हैं तो फिर वो कौन सा हक, जिस उस हक से आप ये कहते हैं कि कैसे मेरा काम नहीं करोगे। और अभिषेक झा को आपने सुना कि वो पर्सनल काम की बात हो रही है। नीति जो निर्धारित होगी वो तो सबको के लिए होगी, मोहम्मद के लिए भी और मोहन के लिए भी। पर्सनल क्या होता है रूबिका जी? हाँ, वो सवाल तो मैं पूछ ही रही हूँ सर। शक्ति जी, आप भी जानते हैं, सुना आपने, मैंने वही पूछा, ये पर्सनल काम होता क्या है? सुबह जी रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप सांसद की तरह चुने जाते हैं तो आपका काम होता है अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनना, उनसे संवाद करना और उनका समाधान करना। तो इस बयान को मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि मैं
यादवों का और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। अगर उन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया, पुराने समय में जो लीडर्स हुआ करते थे, आप देखिए इतिहास भरा पड़ा है कि अगर एक समाज आपको वोट नहीं देता था तो आप मनन करते थे, इंट्रोस्पेक्शन करते थे। इस बात पे अग्री करती हैं कि नहीं, ये तो मन की पीड़ा है जो निकल गई है। ये रूबिका, मैं बिल्कुल कंप्लीटली ये कह रही हूँ कि अगर ये पीड़ा भी है, अगर ये पीड़ा भी है तो आप उसके मन में पर्सनल लेवल पे रख सकते हैं, बट एज अ सांसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक दिस स्टेटमेंट बिकॉज यू आर पीपल्स लीडर। जो आप गलत लोगों के बयानी नेता है हैं, उसके साथ तो आप खड़े हो ही नहीं सकते हैं। एक बात मैं और अभिषेक कहना झा। चाहती हूँ रूबिका, मैं एक बात पूरी करना चाहती हूँ। अगर जो सही मायने में लोगों का नेता होता है और उसको कोई वर्ग अगर नकार देता है या वोट नहीं देता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कारण है, उन समुचित कारणों का निराकरण होना चाहिए। जैसे अभी गिरिराज जी ने भी एक स्टेटमेंट दी, अगर उनको लगता है कि जैसे स्टैटिस्टिक्स भी बोल रही हैं, विच इज़ ट्रू, कि भाजपा के बारे में अगर मुसलमानों में एक स्वीकार्यता नहीं बन रही है या कुछ वर्ग विशेष में स्वीकार्यता नहीं बन रही है, तो समुचित कारणों का निराकरण होना चाहिए। क्योंकि हमारे लीडर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलो, लेकिन जब लोकल नेता कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो उनसे पार्टी का मतलब इन टोटलिटी नुकसान बड़े होता लेवल है, पर नुकसान और होता वो है। नुकसान नहीं, फिर नहीं, इलेक्शंस में देखने को मिलता है। नहीं, और वो दिखा है ना, वो तस्वीरें दिखा रही हैं तस्लीम रहमानी साहब। ये जेडीयू के सांसद का इस तरीके से बयान देना, और अभिषेक झा कह रहे हैं कि भाई अरे वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सिंबल लगाया करते थे, ये तो मन की पीड़ा है। लेकिन एक सांसद इस तरीके के बयान कतई नहीं दे सकता है, वो पब्लिक लाइफ में है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पर्सनल और देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशनल। आपको चुन लिया है, आपको वोट दिया है कि नहीं दिया है, आपको उसके लिए काम करना होगा, पूर्ण विराम। देखिए रूबिका जी, ये बिल्कुल गैर कानूनी बयान है, और मैं गैर कानूनी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी जब ये ओथ लेंगे 20 तारीख के बाद जाके जो सेशन शुरू होगा, तो सारे मेंबरान पार्लियामेंट जो ओथ लेंगे उसकी लैंग्वेज में बहुत क्लियर है कि अब मैं किसी भी द्वेष और भेदभाव के बिना सबके लिए अपने दिल के गहराइयों से काम करूँगा। तो एक तरफ आपको ये ओथ लेना है, दूसरी तरफ आपने पहले ही कह दिया कि मैं इस खास लोगों के लिए तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो ये सीधा सीधा ओथ का वायलेशन है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये गैर कानूनी है, और इसके ऊपर अगर कोई चाहे तो कोर्ट में केस कर सकता है इन लोगों के ऊपर। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है? रोइए जार जार कीजिए हाय हाय, क्यों? क्या करके ये मुसलमानों के लिए? ये मुसलमान कोई लंबे चौड़े लाइसेंस लेने नहीं जा रहे, ठेके लेने नहीं जा रहे हज़ारों करोड़ रुपए, छोटे मोटे काम होते हैं, ये नहीं करेंगे कोई और करेगा, तो कोई बहुत खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता इनके कहने से। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि इनके नेता 2020 में जिस अलायंस के साथ आज ये खड़े हैं, उसी अलायंस के साथ 2020 में जब ये इलेक्शन असेंबली का लड़ रहे थे, तो इनके बिग बॉस जो बिग पार्टनर थे, इनका क्या हशर किए हुए थे, और किसके जरिए फिर वो अपनी सीटें बचा पाए नीतीश जी। और अब 2025 में जो होने वाला, 24 में भी हुआ वो काम, लोकसभा इलेक्शन, और 25 में भी होगा। ये 12% वोट कहाँ से आया? किसने दिया? क्यों दिया? और क्या इस 12% वोट की नीतीश कुमार के जेडीयू के वोटों में कोई अहमियत नहीं है? ये बेसिकली बीजेपी को नहीं, एनडीए को वोट गया है। ये जो आप बताइए कि यहाँ किशनगंज की सीट पे, किशनगंज की सीट पे मुजाहिदुल इस्लाम जेडीयू के डायरेक्ट फाइट में थे, सिर्फ 60,000 वोट से वो हारे। इसका मतलब, और उनके सामने एमआईएम भी था, इसका सीधा मतलब है कि मुसलमान कम्युनल फोर्सेस को वोट नहीं देते, वो चाहे एमआईएम हो वो या वो बीजेपी हो। बहुत सीधी बात है। और एक आखिरी बात मैं कह दूं कि आपने कौन सा इंसेंटिव दिया है? इस बार उनको वोट दिया है जिनको मान रहे थे कि ये मोदी को हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे। ये बात आप मानिए ना, इसमें मानने और ना मानने की कोई बात नहीं होती है। मुसलमान ने किसी को जिताने के लिए इस बार वोट नहीं किया है, ये मैं ताल ठोक के कह सकती हूँ। मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए वोट किया है। मैं भी सड़कों पर थी सर, मैं भी लोगों से बातचीत कर रही थी, और मोदी वतन मुसलमान सबसे हाईएस्ट रेटिंग के साथ भी और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लिए हुए प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ मुसलमानों से मैं बात कर रही थी। और वहां जो लोग बोल रहे थे, उस आधार पर मैं कह रही हूँ पहली बात। अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं? हाँ, पहली बात नहीं, मैंने आपकी दो बातें सुनी ना, मैंने दोनों बातें सुनी ना, दूसरी बात का मैंने जवाब दे दिया। पहली बात आपने कहा ये गैर कानूनी है कि उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। क्या ये गैर कानूनी नहीं है कि बैठा हुआ एक सांसद
जिसने ओथ ली है, जिसने कसम खाई है, वो हिंदुत्व को वायरस कह देता है, HIV कह देता है, भद्दी भद्दी परिभाषा जो है हिंदुत्व की वो सामने लेकर आता है दुनिया के। क्या ये गैर कानूनी है कि नहीं है? मैं डी राजा की बात जवाब कर रही देने का मौका देंगी? हूं और ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त मैं इंडिया जवाब गठबंधन दे के दूं? साथी हैं। जी 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 तस्लीम साहब। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूं अब आपको। देखिए, पहली चीज तो ये कि मुसलमान एक गलती 1984 से मुस्तकिल कर रहे हैं। आज ये 2024 के इलेक्शन में पहली बार नहीं हुआ। मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी सियासी गलती कर रखी है कि हम हमेशा बीजेपी को हराने वाले को वोट देंगे। ये कोई नई बात नहीं है और गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने इसको कभी नहीं माना, मेरे हजारों वीडियो मौजूद हैं। थैंक यू आप देख तस्लीम लीजिए। मैं कहता रहमानी हूं, साहब, सियासी ये गैरदारी चुन ली है एब्सोल्युटली कि आप किसी को ये कहें कि हम इसे हराएंगे। हाँ। एक बात। दूसरी बात, जो एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं, हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अगर वजीर आजम पहले फेज के बाद खड़े हो के मुसलमानों को मुंह भर भर के गाली दे, तो क्या वो कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं खुद अपने खिलाफ? क्या उस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए? क्या उसे आप एंडोर्स करेंगी? नहीं, मैं वाहिद वो पत्रकार हूं सर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया था। आपने तो बकायदा वो इंटरव्यू देखा होगा। मैं वो पत्रकार हूं और ये मैं कह सकती हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि उनसे पूछा गया कि आपने इस तरीके का बयान दिया, इसके माने क्या थे, इसकी जरूरत क्या थी। बकायदा उस बयान को रिपीट किया गया है, लेकिन ईमानदारी से इस पर चर्चा भी तो होनी चाहिए। क्या सच में उन्होंने भर भर के गाली दी है? सुबह खान जी, रूबिका प्लीज अनइंटरप्टेड कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूं। भागवत जी ने उस चर्चा में, सर वही चर्चा के लिए तो आपको बुलाया है ना। मोहन भागवत जी ने कहा कि इलेक्शन के दौरान जो बातें की गई वो मोहन नहीं की भागवत जानी पसंद आ रहे हैं समाजी तस्लीम सौहार्द रहमानी नहीं साहब। बिगाड़ना चाहिए। आज आपको नहीं, मोहन मेरे भागवत पसंद आ रहे हैं, आपको वो कभी पसंद नहीं आए। आज चूंकि उन्होंने मोदी और बीजेपी को लेकर कुछ कहा तो आपको पसंद आने लगे आज भी नहीं है। मैं तो कोट कर रहा हूँ, मैं उनका जुमला कोट कर रहा हूँ, रहमानी साहब, हो पसंद गई नहीं आपकी बता रहा बात। हूँ, हर चीज नहीं बता रहा हूँ। ओके मैं तो ओके तस्लीम साहब, नाउ रिक्वेस्ट, सुबह ही कुछ कहना चाह रही है, सुबह ही कुछ कहना चाह रही है। रूबिका, इस बार के चुनाव में हम लोगों ने देख लिया कि जनादेश इस प्रकार का है कि जनता ने किसी को भी लार्जर देन लाइफ लीडर या लार्जर देन लाइफ पार्टी नहीं बनाया है। अगर ये देखने के बाद भी जितने भी पैनल पे पार्टीज के प्रवक्ता बैठे हैं वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं या लोगों के भावनाएं समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपना ही नुकसान करेंगे। मैं आपको बिहार का ही उदाहरण देती हूँ। जिस अभियान का आपने नाम लिया, राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत हम भारत का प्रवास करते हैं। हम लोग पहुंचे कटिहार, बिहार की एक जगह है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे चाइना की चिकन नेक स्ट्रैटेजी है कि कभी भारत पे अटैक करेंगे तो वहां से करेंगे। कटिहार में आप गंगा जी के घाट पे अगर जाएंगे ना, 11 किलोमीटर की ऐसी बेल्ट है जहाँ पे विदेशी घुसपैठिए और इम्पोस्टर्स बसाए जा रहे हैं कि भारत में सिविल वॉर कराई जाएगी और फिर लोग भारतीयों को भागने का भी मौका ना मिले। ये कितनी खतरनाक बात है। ये बहुत खतरनाक बात है रूबिका। और आप लोग यादव में बांट दीजिए, आप मुसलमान में बांट दीजिए, आपको ये नहीं पता कि बिहार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश है। और रूबिका, जब हम बहिष्कार करते हैं ना, नहीं, आप बंगाल भी तो गई होंगी, यही चीज बंगाल में भी तो देखने को मिल रही है ना। एब्सोल्युटली नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रदेशों के लोगों को जाति पंथ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सोचना होगा। मैं आपको एक चीज रूबिका, लास्ट चीज बस बोलना चाहती हूँ। जब हम बहिष्कार करते हैं, जब हम बहिष्कार करते हैं, ये जेडीयू के सांसद ने कहा मैं मुसलमान यादवों के काम नहीं करूंगा, तो तुरंत आरजेडी के नेता ने बोल दिया हम करेंगे। गिरिराज सिंह जी ने कहा मैं मुसलमानों के काम नहीं करूंगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का षड्यंत्र है। तो भाई, अगर आप बहिष्कार करेंगे तो आप दुश्मन के खेमे को मजबूत कर रहे हैं। 30 करोड़ पॉपुलेशन है भारत में मुसलमान की। आपको संवाद करना पड़ेगा, आपको जाकर जानना पड़ेगा कि उनके मन में कौन सी बातें हैं, क्या डर हैं, क्या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ नहीं होगा? सुबह ही मैं आप लोगों की इस अभिषेक झा और शक्ति यादव दोनों को इस डिबेट में शरीक करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर इसी मसले को लेकर आई है। यह कहा जा रहा है कि जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर को कांग्रेस की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। बिहार कांग्रेस की पॉलिटिकल कमेटी ने यह नोटिस भेजा है और 10 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही है। अभिषेक झा, पहला रिएक्शन चाहती हूं इस पर आपका। हमने तो शुरू से कहा है कि महागठबंधन के जो हमारे साथी हैं बिहार में, उन लोगों की प्राथमिकता में शामिल है जाति के नाम पे जहर बोलना।
देवेश जी ने जो बातें कही उसका आशय, आप उस वक्त उनका बयान सुना रही थी रूबिका जी, आपके न्यूज चैनल से लेकर अन्य सभी न्यूज चैनल्स पर बकायदा इंटरव्यू दे करके अपने बयान का आशय उन्होंने बताया है, जो बातें मैं भी कह रहा हूं आपके सामने। लेकिन हमारे महागठबंधन के साथी चाहते हैं कि इसके आशय को बदलकर कैसे जातीय जहर घोला जाए और कैसे इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। अभी राजद के वो पूर्व मंत्री थे और वर्तमान विधायक, वो क्या कह रहे थे, हमारे पास आइए काम हो जाएगा। भाई राजद की संस्कृति क्या रही कि जब तक कुछ दोगे नहीं काम नहीं हो सकता, और काम के विषय में ये लोग कब सीरियस रहे हैं, इन्होंने कभी जनता का काम नहीं किया है। ये सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं और ये सोचते हैं कि राजनीतिक फायदा इन चीज़ों का कैसे मिल सके, कैसे ध्रुवीकरण हो सके, कैसे भावनाएं भड़क सके। भाई देवेश जी ने अपने मन की व्यथा कही और मन की व्यथा अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर कही, भावनाओं को व्यक्त किया। और ये कब कहा गया है? सुनिए सर, कि भावनाएं जब व्यक्त होती हैं तो सिर्फ सही सिर्फ एक पॉजिटिव दिशा की ओर होती है। भावना सिर्फ एक ही होती है सर, नकारात्मक बात उनके भावना सामने ये होती है कि मैं चुना हुआ सदस्य हूँ, चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और मैं अपने देश की, अपने इलाके की जनता के लिए काम करूंगा बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी द्वेष के। आज भी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बिना किसी द्वेष के देवेश चंद्र ठाकुर जी सभी सार्वजनिक काम करेंगे, सभी योजनाओं को लाएंगे, कोई जाति धर्म का फर्क नहीं करेंगे। आप इकलौते वो लोग हैं जो कथनी अपनी खराब करते हैं और करनी में सबका काम करते हैं। कथनी खराब रखेंगे, अब ये नजरिया हो सकता है, ये आपका नजरिया हो सकता है, या लोगों का नजरिया हो सकता है, हम काम करने में विश्वास करते हैं। फैक्ट है, ये नजरिया नहीं है, क्योंकि फिर बताती हूँ आपको, आप चले जाइए देश में कहीं, आपको ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि उनके घर पर बिजली नहीं आ रही है, उनके वहां पर रोड नहीं पहुंच रही है, उनको जो है दूसरी जो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। सब कहेंगे सब मिल रहा है। आपकी करनी तो सही है, लेकिन आपकी कथनी में गड़बड़ है। एक बात सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए। आपने ही अभी रिपोर्ट CSTS की यहाँ प्रस्तुत की और बताया कि अमुक कम्युनिटी के लोगों का वोट हमें नहीं मिला। इस बात का हमें दुख है, हमें शोभ है, हमें खेद है और हम इस तरह से नहीं बयां कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जी की विकासशील योजनाएं उन तक पहुंचती हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे? भाई नीतीश जी अगर आपके नेता हैं, हमारे सांसद अगर बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं, तो भी नहीं देंगे। जहर है ना, किसी ने तो जहर घोला है। ये थोड़ी है कि आप काम नहीं करेंगे। शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। संवादहीनता नहीं है। नहीं जाजी, कोई संवादहीनता नहीं है। वही बात आपको बार-बार बताई जा रही है। व्हाट इज मिसिंग इन इट? विकास का कोई नहीं रोक सकता है, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। ये संविधान है, संविधान से चलने वाला लोकतंत्र है, कोई विकास किसी का नहीं रोक सकता है। लेकिन शक्ति जी वो आपको पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। वो कह रहे पलटिए इतिहास के पन्ने, आईना सामने आ जाएगा। आप लोगों ने जुमला सीख लिया है क्या? पलटिए इतिहास के पन्ने। इतिहास के पन्नों में क्या है? हमको जिन वर्गों का वोट हम नहीं मिलता है या कम मिलता है तो हम कोई सवाल खड़ा करते हैं क्या? हम लोग इतने तो नहीं बिलो द बेल्ट जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमको दुख होता है कि हमको वोट में कम मिला। सुन लीजिए एक बार, नहीं प्लीज उनकी बात सुन लीजिए फिर काउंटर कीजिए। बात सुन लीजिए। हमें जिन वर्गों का मत कम मिलता है तो हम लोग सवाल खड़े नहीं करते हैं कि हम लोग को नहीं मिला। विधान परिषद में चेयरमैन के हैसियत से एक ही जाति के 6 पैनल में चले जाते हैं, वकील से एडवोकेट चल जाते हैं, तो हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं क्योंकि उनका विशेषाधिकार है, किसको देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के अंदर में 10 साल में हुआ है क्या? ये 15 साल में हुआ है क्या? इसके पहले देश नहीं था क्या? ये फैक्ट्रियां नहीं थी क्या? बिहार के अंदर में जो निर्माण के कार्य हुए सब यूपीए गवर्नमेंट में, उसके बाद क्या हुआ बिहार के अंदर जरा बता तो दीजिए हमको। जो लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक बूम होने के बाद में बिहार को जो मिला, बहुत कम लोगों को पता देश के बजट का कितना फीसदी बिहार का बजट है। उसके पहले 2005 के पहले देश का बजट क्या था, उस बजट के अनुरूप बिहार का बजट क्या था? जितना बजट 2000 पहले था आज भी है। राज्यों को जो अधिकार बढ़ा था, पहले नहीं था, राज्यों का अधिकार बढ़ा तो अधिकार में काम किया लोगों ने, उनको लोन लेने की छूट मिली, इसके पहले नहीं था। आपने कोई आसमान का तारा तो नहीं तोड़ लिया। बिहार में जो विकास हुआ है इसमें यूपीए गवर्नमेंट की बड़ी योगदान है। और मैं बताता हूं कि 15 के बाद बता दीजिए हमको, 15 के बाद के हालात बता दीजिए। और जो लोग बोलते हैं अपराध के आंकड़े निकाल लो। अपराध के आंकड़े सरेआम क्या हुआ मुजफ्फरपुर में, इस पे चर्चा करो। उसी मसले पर आ रही थी। अरे इसके पहले सेंट्रल होम में क्या हुआ? वो आप जो कह रहे हैं कि इसे जुमला बना दिया है, वो लॉ एंड ऑर्डर है जिसे लेकर बार बार आपके विरोधी। शक्ति जी मैंने पूरा मौका दिया,
शक्ति जी लीजिए मैंने पूरी पूरा बात। मौका दिया। अब मैं रिबटल के लिए मैं अभिषेक झा से इस सवाल का जवाब तो लूंगी ना। रूबिका जी पूरी बात सुन लीजिए। 10 मिनट में सर बात मैंने कंप्लीट एक सवाल का पहले जवाब देने दीजिए ना। आप अल्प सवाल पर नहीं जा सकते हैं ना। हमने एक लाइन में कहा एक सांसद का कर्तव्य क्या है, सवाल है बयान का। आप सांसद हैं, आपको शपथ लेनी है, राग द्वेष से काम नहीं करने का। आप शपथ के पहले अपना शपथ तोड़ देते हैं। सवाल यहाँ खड़ा है, आप कहते हैं कुशवाहा नहीं आएगा, मुसलमान नहीं आएगा, जादव नहीं आएगा। अरे भाई क्या धर्म विशेष, जाति विशेष की बात आप कर रहे हो? ओके सर, ये तो रिपीट कर रहे हैं ना आप। यही बात तो मैं अब यही सवाल तो पूछ रही हूँ ना। अभिषेक जी जवाब दीजिए इसका। आपने शपथ लेने के फौरन बाद शपथ को तोड़ दिया है। ये इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, इनका नैरेटिव हो सकता है। शपथ जब लेते हैं पद की, गोपनीयता की और काम करने के लिए बिना किसी भेदभाव की नीयत के साथ, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। आपने एक व्याख्या की, उस व्याख्या को ही मैं बता रहा था कि नीतीश जी ने या हमारे पार्टी के किसी भी सांसद विधायक ने सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर वोट नहीं देते हैं लोग तो दुख और शोक की बात होती है। भाई सोचना यह है ना कि हमें कौन सी राजनीति चुननी है, विकासवादी सोच वाली राजनीति चुननी है, अच्छी नीतियों वाली राजनीति चुननी है, या इनकी तरह जो महागठबंधन के हमारे साथी हैं। अभी आपने कांग्रेस की नोटिस की चर्चा, ये जो ऐसे जहर वाली राजनीति आखिरी लाइन जो आपने कही है ना, इसी को रिकॉर्ड करके और आप अपने सांसद देवेश ठाकुर को सुनवा दीजिएगा कि हमें कौन सी वाली राजनीति करनी है। ये द्वेष वाली राजनीति करनी है या फिर भारत को विकास के उस पथ पर दौड़ाने की राजनीति करनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।